आप सबको मेरा नमस्कार। अभी क्लास 11 के लिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें जो टाइम है ना वो 90 मिनट का है और टोटल मार्क्स 40 है। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 50 आपको सॉल्व करना है, लेकिन मार्क्स मिलेगा कितना 40। तो ईच क्वेश्चन में आपको 0.8 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, उसमें 20 सॉल्व करना है। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है, इसमें 20 सॉल्व करना है। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि है। तो देखिए इसमें आर्थिक गतिविधि जो है ना वो कंजप्शन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपभोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सीमित मानव आवश्यकताएं जो है ना वो आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है। अगर मानव अपनी आवश्यकता सीमित कर लेगा तो आर्थिक समस्याएं रहेंगी ही नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर पर्सन एंड गेट्स पेड ए सैलरी फॉर इट इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए वो क्या कहलाएगा, वो होगा सर्विस प्रोवाइडर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेवा प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सिंगुलर सेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिक्स। एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, ये तो सांख्यिकी होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये भी सांख्यिकी होता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण, ये भी सांख्यिकी होता है। तो इसका ऑप्शन डी देखिए, सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल डाटा, व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक आंकड़े, यही जो है ना सांख्यिकी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिस्टमेटिक डाटा जो है ना कलेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। कथन पहला कि आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स आर सिंप्लीफाइड थ्रू स्टेटिक्स। कि सांख्यिकी के द्वारा जटिल तथ्यों को सरल बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है ना एकदम सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है 6 नंबर कि द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स आर कॉल्ड। आंकड़े जो मूल स्रोत से पहली बार संग्रहित किए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये जो है ना प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफिनाइट व्हेन वी शुड यूज। जन अन्वेषण के अंतर्गत जनसंख्या अनंत हो तब हमें खालिस्तान का प्रयोग करना चाहिए। तो हमको जो है ना सैम्पलिंग मेथड या प्रतिचयन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेशनल सैंपल सर्वे पब्लिशेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण निम्न में से कौन से आंकड़े प्रकाशित करता है। तो जो है ना एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के आंकड़े प्रकाशित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, वर्ग 15-20 का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए 15 और 20 का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे कि 15 धन 20/2 बराबर 35/2, तो बराबर हो जाएगा 17.5। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ क्लास 15-20 विल बी, है ना। तो मिड पॉइंट अभी मैं बताया, इसका 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता वितरण में सांख्यिकीय गणना आधारित होती है। तो ये आधारित होता है मिड पॉइंट के ऊपर, है ना। हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑन मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास, वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। निम्न में से कौन सा विविक्त चर है। तो देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में हम लोगों को करेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए बोलता है सिंपल बार डायग्राम
आगे बोलता है 2 डायमेंशनल डायग्राम, ये तो गलत है ना, पहला वाला मैच नहीं है। टाइम सीरीज ग्राफ डिवाइडेड एमंग द कंपोनेंट्स, ये भी मैच नहीं है। पाई डायग्राम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 360, ये भी नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगिव, बिल्कुल यही जो है ना मैच है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में देखेंगे तो सरल दंड आरेख, द्वियमी आरेख के मैच नहीं है। काल श्रेणी आरेख घटकों में विभाजित, ये भी मैच नहीं है। पाई आरेख प्रतिशत को 360 डिग्री से गुणा, ये भी मैच नहीं है। चौथा जो है ना संचयी आवृत्ति वक्र ओजीव, यही मैच है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का डी मैच है, इसका सही युग्म है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कथन के ऊपर है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 है कि मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ठीक है, तो ये तो मोड जो है ना बोल रहा है कि बहुलक को ग्राफीय रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है पहला वाला कथन। दूसरा देखते हैं, बोलता है कि मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, है ना, कि बहुलक चरम पदों के मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, तो दूसरा तो एकदम सही है और फर्स्ट गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन बाई द डायरेक्ट मेथड इज। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, तो सूत्र होता है, इसका ऑप्शन डी होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। क्वेश्चन 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन है? तो राइज इन प्राइस लेवल इन द कंट्री, देश में कीमत स्तर में वृद्धि, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और इनकम ऑफ टाटा स्टील की आय। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो टाटा स्टील की इनकम है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीन ऑफ 9, 13, 14, 16 एंड 18 विल बी। 9, 13, 14 और 16 का माध्य होगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो 8 और 6, 14 और 4 18, 18 3 21 और 9 30 कैरी 3 हो गया, 3 1 4 5 6 7 70 और 17 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 5 है, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 इसका मीन हो जाएगा। सबको ऐड करके टोटल नंबर आप ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कंसर्न्ड विथ व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाएगा संबंध अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या से है? ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल अप्रोच बाई। उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण में खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, तो यूटिल्स के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन केस ऑफ टू गुड्स द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है, इसका शर्त होता है एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, ये फार्मूला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। निम्न में से किसकी मांग बेलोचदार होगी? ये जो साल्ट है ना, वो इन इलास्टिक डिमांड रखता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कथन आधारित है, तो स्टेटमेंट 1 है, द डिमांड फॉर गुड विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज मोर इलास्टिक। बड़ी संख्या में निकट स्थापन वाली एक वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, द डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स इज ऑफन मोर इलास्टिक। और डिमांड जो लग्जरी गुड्स का होता है वो आमतौर पर ज़्यादा इलास्टिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जिसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन 23 है, इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेज बाई 20% ड्यू टू 20% चेंज इन इट्स प्राइस, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी विल बी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में 20% का परिवर्तन होता है, तो मांग की कीमत लोच ईडी होगा। तो ईडी इसमें 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज। बजट रेखा का ढलान होता है, तो बजट रेखा का ढलान होता है पी एक्स अपान पी वाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 25 है, स्फीयरिकल
क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ, स्थानिक वर्गीकरण खाली स्थान के आधार पर आंकड़ों को समूहित करने को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थान के आधार पर, प्लेसेस के आधार पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, इन द रेंज इफ द रेंज इज 100 एंड द क्लास इंटरवल इज 20 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्लासेस। यदि प्रास 100 है, वर्ग अंतराल 20 है, तब वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें वर्गों की संख्या होगी 5, क्योंकि इसको निकालेंगे कैसे? 100/20, तो 21 या 20 और 25 या 100, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, द क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 12, 16, 20, 24 देन फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी। एक वितरण के चिन्ह 12, 16, 20, 24 हैं, तब प्रथम वर्ग अंतराल होगा। तो इसमें जो प्रथम अंतराल कहाँ से होगा? ये 10 से 14 के बीच में होगा, तो 10 to 14 होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स वाइज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 11 विल बी शोन बाई। कक्षा 11 के विभिन्न वर्गों में लिंग अनुसार छात्रों की संख्या को दर्शाने वाली सारणी है। तो जो सारणी है वो गुणात्मक सारणी या क्वालिटेटिव टेबल है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कथन आधारित है। स्टेटमेंट 1 है, द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स गिवन टू द कॉलम्स ऑफ द टेबल आर कॉल्ड कैप्शंस। सारणी के स्तंभों के लिए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, स्टेटमेंट 2 है, इन द केस ऑफ टेबुलेशन टाइटल रिफर्स टू हेडिंग्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज। सारणियन की स्थिति में शीर्षक का अभिप्राय क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षक से होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कथन पहला या स्टेटमेंट फर्स्ट 2 है और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो फाल्स है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30 भी कथन आधारित है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है, नो ब्लैंक स्पेस इज लेफ्ट इन द हिस्टोग्राम। बिल्कुल सही है, हिस्टोग्राम में कोई भी खाली जगह छोड़ा नहीं जाता। स्टेटमेंट 2 है, द हिस्टोग्राम इज 1 डायमेंशनल डायग्राम। बिल्कुल गलत है, इसमें तो 2 डायमेंशनल बनाते हैं ऐसा, तो ये 2 गलत है। ये फर्स्ट जो है ना सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन 31 है, ओगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द फॉलोइंग। तोरण ग्राफीय रूप से निम्न को ज्ञात करने में मदद करते हैं। तो माध्यिका या मीडियन को ज्ञात करने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, इफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 13 एंड 21 रिस्पेक्टिवली देन द मीन विल बी। तो किसी श्रेणी के बहुलक 13 और माध्यिका 21 हो तब माध्य होगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। मीन इक्वल टू क्या होगा? 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए मीडियन 21 है, तो 3 इंटू 21 माइनस मोड जो है 13 है और डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 63 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन 33 है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14, व्हाट विल बी द न्यू मीन बाई एडिंग अ न्यू ऑब्जर्वेशन 25। तो देखिए 10 परीक्षणों का माध्य जो है ना 14 है और एक नया परीक्षण 25 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा? तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे पहले? सबसे पहले 10 इंटू 14 कर देंगे प्लस 25 और डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 10 + 1 11 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा 15। क्वेश्चन 34 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है, मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि जो मीन है ना वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना, बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 2 है, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीन जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, भी ट्रू है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हो जाएगा, 34 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम ए एम इज ऑलवेज इक्वल टू। समांतर माध्य के सभी मदों के विचलन का योग खाली स्थान होता है, तो जो है ना हमेशा शून्य होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन 36 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन अ सीरीज इज कॉल्ड। एक श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य खाली स्थान कहलाता है, तो जो है बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक सीरीज है उसमें मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन 5 है, वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको मोड बोलते हैं। क्वेश्चन 37 है, मोड ऑफ 2 3 4 3 6 3 x 4 5 4 7 इज 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो इसका जो वैल्यू होगा x का वो 4 होगा
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 4। क्वेश्चन 38 एसर्शन बेस्ड है, बोलता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 आइटम इज 40। 4 आइटम का समांतर माध्य जो है 40 है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच आइटम देन द न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी 45। और सब में अगर 5 को हम माइनस करते हैं तो नया अर्थमेटिक मीन 45 होगा। तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इसमें क्या हो जाएगा, 40 × 4 इक्वल टू 160। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 5 माइनस करते हैं सब में तो टोटल माइनस करना पड़ेगा 20, 5 4 या 20 तो हो जाएगा 140। अब 140 को हम लोग डिवाइड करते हैं मान लीजिए 4 से, तो हमको क्या मिलेगा, 4 3 × 12, 4 5 × 20, 35। जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 45 दे रहा है, तो ये असर्शन जो है रॉन्ग हो गया। रीजन देखते हैं, बोलता है इफ ईच आइटम ऑफ सीरीज इज इंक्रीज्ड बाई सर्टेन नंबर देन मीन आल्सो इंक्रीज बाई सेम नंबर। बिल्कुल सही है कि अगर सारे सीरीज में एक आइटम से हम नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो मीन है वो भी सेम नंबर से बढ़ जाएगा। तो रीजन इसका एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्वेश्चन 39 है, असर्शन ए है कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन द इंडियन इकोनॉमी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, यह एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बिल्कुल सही है ना। उसके बाद रीजन देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सकारात्मक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएं क्या हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तो रीजन भी इसका एकदम करेक्ट है, और साथ ही साथ जो रीजन है ना वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, असर्शन ए है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड द यूटिलिटी फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट फॉल। बिल्कुल ट्रू है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयों को उपभोग करते हैं हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती है। बिल्कुल सही है कि एक बार आप पेप्सी पिए, फिर पिएंगे तो आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा, और पिएंगे तो और ख़राब लगेगा। रीजन बताता है व्हेन MU इज नेगेटिव TU डिक्रीजेज। जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव होता है तो TU जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, और साथ ही साथ ये जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन असर्शन है द इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। बिल्कुल सही है, जो अनिधिमान वक्र होता है वो नीचे की ओर गिरता है। इसमें रीजन बता रहा है कि इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड। बिल्कुल सही है कि एक प्रकार के आइटम को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए कुछ जो यूनिट हैं बाकी गुड के उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। 42 में आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखिए इसमें करेक्ट पेयर कौन सा है, तो करेक्ट पेयर है सब्स्टिट्यूट गुड्स में ब्रेड एंड बटर बोलता है तो गलत है। नॉर्मल गुड्स में द डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड विद इन इंक्रीज इन इनकम, ये भी गलत है। इन्फीरियर गुड्स में डिमांड ऑफ गुड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम, ये भी गलत है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेन एंड इंक, बिल्कुल ये फोर्थ वाला सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन होगा 4 का डी, यही सही मैचिंग है। क्वेश्चन 43 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इनमें से इंक्रीज ऑफ डिमांड वाला सिचुएशन को कौन सा डायग्राम दिखा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर ऑप्शन सी में, इसी में क्या है डिमांड जो है ना बढ़ रहा है, इसमें तो डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला जो है ना ये इंक्रीज इन डिमांड को दिखा रहा है, तो इसमें आंसर हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं या विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि ड्यू टू डिक्रीज इन द पेट्रोल प्राइस देयर विल बी ब्लैंक इन द डिमांड कर्व ऑफ द कार। तो पेट्रोल की कीमत में कमी कारण कार के मांग वक्र में किधर की तरफ खिसकाव होगा, ये होगा राइटवर्ड शिफ्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दाईं ओर खिसकाव होगा। क्वेश्चन 44 है, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 1 है कंट्रैक्शन इन डिमांड इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मांग में संकुचन समान मांग वक्र के साथ ऊपर की ओर चलन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। स्टेटमेंट 2 है इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी काजेज इन अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। कि दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि कारण मांग वक्र पर चलन ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल ट्रू है,
तो ये दोनों के दोनों ट्रू हैं, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि इफ mu x इक्वल टू 60 ऑफ आर्टिकल x एंड mu y इक्वल टू 40 ऑफ आर्टिकल y एंड प्राइस ऑफ आर्टिकल x इज ₹12, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ गुड y इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि mu x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ आर्टिकल x इक्वल टू mu y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ आर्टिकल y। तो y इक्वल टू क्या होगा, mu y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई mu x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए mu y दिया है 40 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 60, तो 4 2 8 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड इज -0.2 इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 5%, देन बाई व्हाट परसेंट द डिमांड फॉर द आर्टिकल विल डिक्रीज। एक वस्तु की कीमत लोच -0.2 है। यदि वस्तु कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसमें कमी होगी 1% की। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज चोजन इन, श्रम प्रधान तकनीक को चुना जाता है। तो चुना जाता है जहाँ पे श्रम ज़्यादा होगा, लेबर ज़्यादा होगा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी होगा। ऑप्शन बी श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन 48 जो है ना असर्शन बेस्ड है। तो बजट सेट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू बजट लाइन। ये बजट रेखा की तुलना में बजट सेट एक व्यापक अवधारणा है। बिल्कुल सही है, बजट सेट एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। रीजन है द बंडल ऑफ बजट सेट्स लाइज आइदर ऑन और बिफोर द बजट लाइन। ये बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा पर या उसके नीचे स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन सी पे आ चुके हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल। आफ्टर 1 वीक हाइट ऑफ प्लांटेड ट्रीज वेयर मेजर्ड एंड टेबुलेटेड एज अंडर। अगस्त के पहले पखवाड़े में एक स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक सप्ताह के बाद लगाए गए पेड़ों की ऊंचाई को मापा गया और सारणीबद्ध किया गया। तो देखिए इसमें बताया है 10 से 30 में 20 हैं पेड़, 30 से 50 में 15 है, 50 से 70 में 25 हैं, 70 से 90 में 30 और 90 से 100 में 10 है। तो बोलता है क्लास मार्क आप 70 90 इज। तो 70 और 90 का क्लास मार्क का क्या होगा, 70 प्लस 90/2, तो हो जाएगा 9 और 7 60, 160/2 इक्वल टू क्या जाएगा 80। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 80। क्वेश्चन 50 है व्हिच इज द मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग कौन सा है। तो देखिए इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा, साफ दिख रहा है कि ये वाला होगा 50 70 में 25 वाला। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 50 70। क्वेश्चन 51 है व्हिच वन इज मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो देखिए इसमें मीडियन वर्ग जो है ना वो है 50 से 70। अभी हमने अच्छे से समझा क्योंकि वो बीच में है। क्वेश्चन नंबर 52 है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एबव 50 सेंटीमीटर इन हाइट। 50 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की कुल संख्या है। तो देखिए 50 से अधिक के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा ये सब का सम हो जाएगा 25 प्लस 30 55 और ये 65। तो इसका आंसर 65 होगा। तो देखिए 65 कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें 65 है ऑप्शन डी में। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स विथ हाइट लेस देन 70 सेंटीमीटर कि 70 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे ये 25 प्लस 15 प्लस 20 तो कितना हो गया, ये हो गया 40 और 60 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का। देखते हैं ऑप्शन ए 53, ये 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, बोलता है कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द डाटा गिवन इन द अबव टेबल। इसमें से हम लोगों को माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे माध्यिका तो हम लोगों को मिलेगा 62। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ बाइंग अ न्यू इलेक्ट्रिक कार इज द लोअर टैक्स इन्वॉल्व्ड एज अ पेपर प्रोड्यूस्ड बाय द टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज हैज शोन द कास्ट ऑफ पेट्रोल फ्यूल ड्यूटी एंड व्हीकल एक्साइज ड्यूटी इज अबाउट ₹110,000 a year for the average petrol or diesel car, while the electric vehicles it is only 32,000. That reduces the overall cost of driving by 71%.
एंड एज द स्विच टू ग्रीन व्हीकल्स एक्सिलरेट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट of the institute 1000 billion rupees by 2030, 2000 billion rupees by 2035 and 3000 billion rupees by 2040 will be get less as tax in treasury. As the cost of driving plummets, motorists will be encouraged to drive more, congestion will get worse. There is a high cost for gridlock no matter whether a driver is sitting in a petrol, diesel, hybrid or battery electric vehicle. ठीक है, तो इसको हिंदी में समझ जाते हैं। तो बोलता है नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए एक आकर्षण कम टैक्स शामिल है। जैसे कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज द्वारा तैयार किए गए एक पेपर में दिखाया गया है कि पेट्रोल ईंधन शुल्क और वाहन उत्पाद शुल्क की लागत औसत पेट्रोल या डीजल कार के लिए प्रति वर्ष लगभग 1,10,000 रुपये है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह केवल 32,000 है। यह ड्राइविंग की कुल लागत को 71% तक कम कर देते हैं और हरित वाहनों की बढ़ती हुई संख्या से खजाने में टैक्स के रूप में कम धन आएगा। संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 1000 बिलियन रुपये, 2035 तक 2000 बिलियन रुपये और 2040 तक 3000 बिलियन रुपये ट्रेजरी के रूप में कम प्राप्त होंगे। ड्राइविंग की लागत को कम करने के कारण मोटर चालकों को अधिक ड्राइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और भीड़ भाड़ और भी बदतर हो जाएगा। चाहे कोई ड्राइवर पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन में बैठा हो, ग्रिड लॉक से बहुत अधिक लागत आती है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 55 है, वाई डू मोस्ट पीपल प्रीफर टू बाई एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें टैक्स कम लगता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लो टैक्सेशन। क्वेश्चन 56 है, बाई व्हाट परसेंट डज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिड्यूस ड्राइविंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिक वाहन से ड्राइविंग लागत कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो जाता है 71%, अभी हमने समझा है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने से पेट्रोल वाहनों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी मांगों में कमी आएगी, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। क्वेश्चन 58 है, स्टेटमेंट बेस्ड है, कथन आधारित है। स्टेटमेंट 1 है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हाईली इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो संख्या है ना, भविष्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। रीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीजेज द कास्ट ऑफ ड्राइविंग, बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में जो कास्ट ऑफ ड्राइविंग जो है ना वो कम होता है, तो इसका स्टेटमेंट 2 जो है गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन है कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल हैज लोअर कास्ट ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल गलत है, पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेरिजन में, तो ये असर्शन जो है इसका गलत है। रीजन बोलता है गवर्नमेंट इम्पोज लोअर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट जो है ना कम टैक्स लगाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो इसका असर्शन ये फाल्स है और रीजन जो है ना ट्रू है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, असर्शन ये है कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रीन व्हीकल्स लेस मनी विल कम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इन ट्रेजरी। बिल्कुल सही है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा बढ़ेंगे तो जो ट्रेजरी में टैक्स का पैसा आएगा बहुत कम आएगा। रीजन है गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और गवर्नमेंट जो है ना टैक्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर नहीं लगाता, बिल्कुल गलत है, लगाता है लेकिन कम लगाता है। ठीक है, तो इसमें असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है ना वो फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।